नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, जब सड़कें सूनी हो तो संसद जो है वो आवारा हो जाती है। ये बात राम मनोहर लोहिया ने कही थी और राम मनोहर लोहिया की ये बात इस समय बिहार के हालात में बार बार उठ रही है। आज बिहार की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा था और इससे संकेत मिले कि अब संसद को न आवारा रहने दिया जाएगा, न ही बेलगाम छोड़ा जाएगा। राम मनोहर लोहिया ने यह भी कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। इस बात के गहरे मायने हैं दोस्तों, जो लोकतंत्र में लोगों को न केवल उनके अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाते हैं, बल्कि ये भी समझाते हैं कि एक बार वोट डालने से ही लोगों की लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। उन्हें उन लोगों पर लगातार नजर भी रखनी पड़ती है जिन्हें लोकतंत्र में शासन की बागडोर सौंपी गई है। अगर सत्ता पर बैठे लोग अपने कर्तव्य पथ से विचलित दिखें तो फिर जनता को अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए आगे आना पड़ता है, सड़कों पे आना पड़ता है, वरना लोकतंत्र का जनाजा निकलने में देर नहीं होगी। बिहार में बुधवार को यानी आज लोगों ने अपने जिंदा होने का ही सबूत दिया और कहना होगा कि विपक्ष ने बड़े सलीके से उनका नेतृत्व किया। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये अद्भुत तस्वीर जो है, दृश्य था बिहार चुनाव से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो एक साथ सड़क पर उतरे और ऐलान किया कि इस बार लोकतंत्र को कुचलने और चुनाव में चोरी के मौके देने की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। हालांकि अभी बिहार में चुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई हैं और न ही विपक्षी गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है। वैसे राहुल गांधी जनवरी से लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में दौरे कर रहे हैं, लेकिन यह पहली बार है कि राहुल गांधी किसी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए बिहार पहुंचे थे। पटना समेत बिहार के तमाम जिलों में आज सड़कें और रेल यातायात शांतिपूर्ण ढंग से बाधित किए गए। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के अलावा जनता का साथ भी इस बंद को मिला और उधर देश भर में आज ट्रेड यूनियनों की हड़ताल भी अपना असर दिखा गई। पटना में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को साफ साफ बता दिया है कि उसका काम संविधान के हिसाब से काम करना है, न कि बीजेपी के लिए। और राहुल ने यह भी कह दिया कि कानून के दायरे में चुनाव आयोग भी है। जी हां, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। ये बात राहुल गांधी कह रहे थे। आइए जरा सुन लीजिए राहुल गांधी को पटना की सड़कों पर राहुल गांधी और कह क्या रहे हैं। सीधी चुनौती चुनाव आयोग को, सुनिए जरा। आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझ नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर है, ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। ये चोरी नहीं होने देनी और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा।
तो सुन रहे थे आप, यहां सीधी चुनौती देते हुए राहुल गांधी पटना की सड़कों पर और चुनाव आयोग को सीधी चुनौती। बिहार की जो युवा आबादी है उसके लिए भी कितना खतरनाक है चुनाव आयोग का यह फैसला, उसके बारे में बात कर रहे हैं। चुनाव की चोरी नहीं होने देंगे ये भी कह रहे हैं, और बिहार की जनता, देश की जनता आपको छोड़ेगी भी नहीं। लेकिन इस बीच एक ये तस्वीरें भी देखिए, ये तस्वीरें हैं बिहार से ही, और खासकर आज भारत बंद का भी ऐलान था ट्रेड यूनियनों की तरफ से, और उसमें भैंस को सड़क पर छोड़कर यह बताया गया कि अब देखिए जानवर भी सड़कों पे है आपके विरोध में। यहाँ ये तस्वीरें काफ़ी वायरल है, तस्वीर, इन तस्वीरों पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार फिर चलते हैं इधर, हाँ, पटना की सड़कों पे, और इधर तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में जो बातें कही हैं जरा स्क्रीन पर लेकर आता हूं। उसके बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, और ट्वीट में लिख रहे हैं कि आज के ऐतिहासिक बिहार बंद ने लोकतंत्र व संविधान की रक्षा के लिए जन भागीदारी एवं जनभावनाओं के अभिव्यक्ति की सशक्त आवाज बन इतिहास बनाया। धन्यवाद बिहार। जन विरोधी अलोकप्रिय बीजेपी सरकार का अंग बन चुका चुनाव आयोग बिहार में अलोकतांत्रिक एवं अराजक तरीके से मतदाता सूची में हेरफेर का कार्य कर रहा है, जिसका आम जनता में भारी विरोध है। इनकी तानाशाही अब चलने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने ये बातें कही हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भाषण, हालांकि उनका जो भाषण ऑडियो क्लिप जो है काफी खराब है, इसलिए नहीं सुना रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझना है कि आखिर इस बिहार में लोकतंत्र पर जो मंडराते हुए खतरे हैं उस पर आवाज उठाई गई है, विपक्ष की तरफ से आवाज उठाई गई है, और चुनाव से पहले ही अपनी एक बड़ी जीत की झलक यहां पर विपक्ष ने दिखा दी है। तो दूसरी तरफ यही मामला जो है वो पहुंच रहा है, उधर पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पे कल सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी, और एक नहीं बल्कि 8 विपक्षी दलों के नेताओं ने याचिकाएं दाखिल की हैं। और मामला क्या है? वो मामला है बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो वोटर रोल यानी वोटर लिस्ट में जो परिवर्तन किया जा रहा है। परिवर्तन ये कि आज की तारीख में अगर आप बिहार में हैं और पहले आप बिहार में वोट डालते थे तो आज की तारीख में आप वोटर नहीं हैं। वहां के तमाम वोटरों को खारिज कर दिया गया है। अब नई वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है, और कवायद यह है कि यहां से नागरिकता जांची जाए। एनआरसी को लागू बैकडोर से लागू करने की कोशिश है। तो यह बिहार, और बिहार में बहुत कुछ, उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। दिन भर सुबह से आपने देखा बिहार से लगातार हम लाइव कर रहे थे। हमारे साथी समीरात्मज मिश्र इस वक्त पटना में पटना से हमारे साथ रहेंगे मौजूद। सुबह से आपने उनके साथ बहुत सारे वहां की फीड आपने ली है, देखी है, बहुत सारे कार्यक्रम आपने देखे, यहां से भी वहां से भी, उस पर हमारी निगाहें रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ हम चलेंगे थोड़ा सा उधर गुजरात भी चलेंगे, और गुजरात में मोदी और अमित शाह का यह गढ़ कहा जाता है, उनका होम स्टेट है गुजरात। लेकिन गुजरात से जो खबर आई है वो थोड़ा दिल दहलाने वाली खबर है। एक पुल गुजरात में गिर गया है, और जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खोली है। शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस के नेता, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि जिले के लोग लगातार शिकायत कर रहे थे कि पुल हिल रहा है, यह गिर जाएगा, इसीलिए कार्रवाई की जाए। हादसे से पहले ब्रिज को ठीक करने के लिए खूब सारा पैसा खर्च किया गया, लेकिन फिर भी पुल गिर गया। गुजरात में सिस्टम है, किसी भी ठेकेदार को वर्क ऑर्डर मिलने से पहले बीजेपी के कार्यालय में कट कमीशन देना होता है, तब उसे काम मिलता है। इसी कारण ठेकेदार अपना काम ठीक से नहीं करते। ये बात यहां पर कह रहे थे शक्ति सिंह गोहिल। शक्ति सिंह गोहिल ने आज इस पर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 10 लोगों से ज्यादा की जान चली गई इस पुल के गिरने से। गुजरात में आप याद कीजिए मोरबी का पुल भी गिरा था, और उसमें 135 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, और वक्त था चुनाव का। सूरत के पास मोरबी, और मोरबी में ऐसी घटना घटी थी। गुजरात में बीते कुछ महीनों में भी ऐसी ही घटनाएं घटी हैं, जिसके लिए बीजेपी का भ्रष्टाचार जिम्मेदार है, यह कहा जा रहा है। तो संविधान विरोधी पहल से लेकर भ्रष्टाचार समर्थित काम तक बीजेपी के सारे राज अब उजागर होते जा रहे हैं। और आज न्यूज पॉइंट में इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी अब हर मोर्चे पर हारती हुई दिख रही है। गुजरात से महाराष्ट्र और अब बिहार तक बीजेपी के फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं, और जनता सड़क पर उतर रही है। क्या मोदी इस नए जनसैलाब को संभाल पाएंगे, जो मोदी के नारे नहीं लगा रहा है, बल्कि इंसाफ करने की आवाज उठा रहा है। उधर पटना से आवाज उठा रहा है, उधर
अलग अलग राज्यों से महाराष्ट्र में चुनाव बीते और चुनाव के बीतने के बाद वहां पर जो घटना घटी, घटना ये कि कहीं ना कहीं वहां पर धांधली की बू आई, जिसको विपक्ष ने खोला। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज भी जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे बिहार में, पटना में, तो उस समय भी वो महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि जो काम इन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में किया वो बिहार में हम होने नहीं देंगे। लेकिन क्या सचमुच बिहार में ऐसा नहीं होने देगा विपक्ष? एक बड़ा सवाल है। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पटना में जो हल्ला बोल था, आज उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भी, और निगाहें जो हैं वो चुनाव आयोग पर भी टिकी हुई हैं। और इन सब के बीच देश में आखिर हो क्या रहा है, चलिए चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे परिचय करवाता हूं। बिहार से 2 साथी जुड़े हुए हैं, हमारे साथी फर्राज शाकिब साहब जुड़े हुए हैं और इधर समीर आत्मज मिश्र जी पटना से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बिहार से स्वागत है। और इधर सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इधर दिल्ली से 2 और साथी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी। पहले आना चाहता हूं समीर जी आपके पास। समीर जी, आवाज आ रही होगी मेरी आप तक, जरा आपसे समझना चाहता हूं। समीर जी जरा समझना चाहता हूं कि पटना में आखिर हुआ क्या। फिर शाकिब जी के पास भी आऊंगा कि कल से लेकर आज की कल जो तैयारियां थी, आज सुबह की तैयारियां और क्या कुछ आगे, उनसे भी समझेंगे। लेकिन पहले आपसे, चूंकि सुबह से आप लगातार कवर कर रहे हैं, समीर जी लगातार कवर कर रहे हैं। जी राजीव जी, हम लोगों की बात भी हुई और आपकी आवाज गूंज रही है, जरा उसको किस तरीके से वहां पर जो आपकी आवाज गूंज रही है समीर जी, आपको रोकना चाहूंगा। जरा दोबारा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शाकिब जी आपके पास आता हूं। शाकिब जी, क्या कुछ रहा आज बिहार में, पूरे बिहार में? समीर जी तो बिल्कुल वहां से लाइव कर ही रहे थे, जरा आपसे समझूं, फिर तब तक समीर जी के पास आता हूं। पैनलिस्टों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है और इस अभूतपूर्व बिहार बंद को सफल बनाने के लिए बिहार की जनता को भी मैं डीबी लाइव के प्लेटफॉर्म से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। जिस तरह पिछले 11 सालों में ये कोई पहला मौका नहीं था जब बिहार बंद की कॉल थी या भारत बंद की कॉल थी। कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे सवाल हैं जनता के खिलाफ जिस पर हम लोगों ने बिहार बंद या भारत बंद की कॉल दी, सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने, और उसको सफल भी बनाया। लेकिन आज जो बिहार में हमने देखा है वो हमने पिछले 11 हमारा बिहार बंद, हमारा भारत बंद जो होता था वो 10 बजे से शुरू होता था राजीव भाई। लोग नाश्ता पानी करके आराम से आते थे और 1 घंटे 2 घंटे घूम के बिहार बंद कराते थे। लेकिन आज जो स्वतः स्फूर्त भीड़ सड़कों पर जमा हुई, 6 बजे से बिहार का चक्का जाम था। सुबह 6 बजे 7 बजे से लोग सड़कों पर आ गए थे। वो जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं जिसमें वो वृद्ध व्यक्ति अपनी भैंसों के साथ खड़ा हुआ है, वो सुबह 6 बजे की तस्वीर है। आप सोचिए कि बिहार में एक मतदाता कितना जागरूक है और उसको इस बात का अंदाजा हो गया है कि उसका मताधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और मताधिकार जो छीनने का प्रयास किया जा रहा है उसका गुस्सा चुनाव आयोग से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जनता इस बात को समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से यह खेल चुनाव आयोग के माध्यम से कर रही है, जिसमें गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, भूमिहीनों को, खानाबदोशों को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को उनके मताधिकार से वंचित किया जाएगा, उनके वोट के राइट्स छीन लिए जाएंगे। और एक व्यक्ति का एक देश में उसको मताधिकार से वंचित कर देना कितनी बड़ी बात है और कितनी गंभीर बात है, इस बात को बिहार का मतदाता अब समझने लगा है। और बार बार चुनाव आयोग के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान ये और ज्यादा संदेह को पुख्ता कर रहा है कि पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी इस सारे खेल को खेल रही है। ये वीडियो जो आप चला रहे हैं, ये जो हाईवे है जहां मैं आपको बैठा हुआ दिख रहा हूं, ये मुंगेर को बेगूसराय और खगड़िया से जोड़ता है, 2 जिलों से जोड़ता है और नॉर्थ बिहार को मैं कह सकता हूं कि जोड़ता है। इस अगर आपको भागलपुर से या बांका से या जमुई से या जाना है इस तरफ, समस्तीपुर, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, ये पूरा जो रास्ता है ये ब्रिज है, उसके बाहर हम लोग बैठे हैं। इस किनारे पर इधर हम लोग बैठे थे और दूसरे किनारे पर जो दूसरे साथी बैठे हुए थे, और आप देख सकते हैं कि पीछे हमारे ट्रकों की लाइन लगी हुई है, पूरा चक्का जाम था। इस बात का जरूर हम लोगों ने ख्याल रखा कि चिकित्सा सुविधा को बाधित नहीं करना है,
एम्बुलेंस को हम लोगों ने रास्ता दिया, एक नहीं दो दो एम्बुलेंस को हम लोगों ने रास्ता दिया, ट्रैक्टर हटा करके जो हम लोगों ने बैरिकेडिंग के लिए लगाया हुआ था। क्योंकि इस बात का भी तमाम जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं उनको इस बात का अंदाजा था कि गोदी मीडिया जो है पूरी तरह से इस फिराक में, इस ताक में लगा होगा कि कहीं कोई लूप होल, कहीं कोई गलती जो है महागठबंधन की तरफ से, उसके कार्यकर्ताओं की तरफ से सामने आए और उस पूरे बिहार बंद की जो अभूतपूर्व सफलता है उसको किसी तरह से दबा करके उस एक छोटी सी गलती को जो है पैन इंडिया चला करके जो है महागठबंधन को विलेनाइज करने की कोशिश की जाए। उसका मौका हम लोगों ने नहीं दिया। बिहार की महागठबंधन की जनता, जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत मैच्योरिटी से काम लिया है और बिहार की जनता का जो समर्थन राजीव भाई हम लोगों को मिला है, गांव से लोग आए, कस्बों से लोग निकल आए सड़कों पर। हम लोग सिर्फ ये एक जगह नहीं, हम लोग कम से कम 5 पॉइंट्स पर ऐसे 5 पॉइंट्स पर पहुंचे जहां से एंट्रेंस और एग्जिट है शहर के अंदर में, और हर जगह स्थानीय लोगों का, स्थानीय ग्रामीणों का हम लोगों को भरपूर सहयोग मिला। लोगों ने हम लोगों को अपने अपने घरों से ला करके चाय और पानी पिलाया है कि आप सर चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, लेकिन हम लोगों ने कहा हम लोग चाय और पानी पीने नहीं आए हैं। आपके सवाल पर हम जी सर, कोई बीएलओ आया कि नहीं आपके साथ? नहीं सर, अभी बीएलओ सर अब मजबूरी है सर उसकी, लेकिन हाँ ये है कि बीएलओ बहुत परेशान है सर। मेरे कई मित्र बीएलओ हैं सर और मैं जानता हूं, वो अपनी पीड़ा मुझसे कहते हैं, मैं कह नहीं पा रहा हूं आपसे, लेकिन वो लोग बहुत परेशान हैं। अपनी टीम है उधर और आप तो हैं ही। मैं चाहूंगा कि कुछ बीएलओ के इंटरव्यू जरूर दीजिए, कर लीजिए, कुछ बीएलओ के इंटरव्यू कर लीजिए, भले कोशिश कीजिए, कुछ लोग बात कर लें, कैमरे पे बात कर लेंगे। और इसका ख्याल जरूर रखिए कि उनकी नौकरी न जाए, ये जरूर ख्याल रखिएगा कि उनकी नौकरी न जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी पत्रकारिता के कारण किसी की नौकरी चली जाए, लेकिन इतना जरूर चाहते हैं कि जो सच्चाई है, हकीकत है, वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएं। इस देश में क्या कुछ चल रहा है वो आम जनता तक जाए वो बात। बीएलओ क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी अभी एक खबर आई है, जरा मैं ये भी पढ़ के सुना देना चाहता हूं। चुनाव आयोग ने अभी एक आंकड़ा दिया है। आंकड़ा यह है कि पिछले 15 दिनों में, पहले 30 दिन में से 15 दिनों में 57 यानी 57.48% गणना फॉर्म एकत्रित किए गए हैं। ये अभी फिर से रोज जो आता है वो आ गया 57.48, मतलब लगभग 60% काम आपने कर लिया, 60% कर लिया। कई लोगों से मेरी आज बात हुई, समीर जी भी हैं, वो भी बात किए होंगे, आप तो कर ही रहे हैं, आपके पास तो पहले दिन फॉर्म पहुंच गया था, लेकिन कई लोगों के घर पे आज तक फॉर्म नहीं गया है, बीएलओ पहुंचा ही नहीं है। एसआईआर के यहां दावे प्रतिदावे हो रहे हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन खैर अपनी बात पूरी कीजिए, फिर समीर जी के पास आता हूं। शाकिब जी। राजीव भाई मैं सेकंड स्पेल में फिर अपनी बात रखूंगा, समीर जी से भी सुन लेते हैं। जी बिल्कुल। पटना में आखिर क्या चला? सुबह से आप आज बिल्कुल रात भर कल जगे हुए, कल रात को यहां से निकले हैं आप, सुबह की फ्लाइट पकड़े समीर जी, सुबह अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद आप पहुंचे, राहुल गांधी से पहले आप पहुंच गए, और पूरा वहां पटना एयरपोर्ट से लेकर और आईटीओ गोलंबर तक और उसके आगे सब कुछ आपने कवर किया है, लोगों से बातचीत की, हमने उसमें से बहुत सारी बातें पहुंचाई भी, दिखाई भी। जरा आपसे समझूं कि क्या कह रही है वहां की जनता और क्या प्रतिसाद है, क्या इसका रिस्पॉन्स है? राजीव जी, आप जैसा बता रहे हैं कि सुबह जब हम लोग पहुंचे हैं और उसके बाद आप 7:45 बजे के करीब हम लोग आईटीओ गोलंबर के आसपास आ गए थे एयरपोर्ट से। वहां से हमने तस्वीरें भी भेजी आपको, कैसे लोग श्रृंखला बना रहे थे, रोक रहे थे सड़कों पर लेटकर, वो तो हम लोगों के पास वो विजुअल्स भी हैं, उनको दिखाएंगे। और वहां सुबह 8 बजे से ही यानी, और लोग ये चीजें जो है वो 7-8 बजे से ही शुरू हो गई थी। पूरा वहां पर सारे रास्तों पर जाम करने का, बंद करने का, कुछ लोग हम लोगों को भी रोकने की कोशिश किए, फिर उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि भाई हम आपकी खबरों को कवर करने के लिए आए हुए हैं, तो खैर रास्ता दिया गया। लेकिन हाँ, किसी को जबरन, और इस पूरे अगर देखा जाए तो दोपहर के बाद तक जो पूरा चला है, जब राहुल गांधी, तेजस्वी वगैरह की जो मीटिंग हुई है वहां पर, उसके बाद तक कहीं भी किसी तरीके की किसी को दिक्कत नहीं होने पाई, क्योंकि पहले से पता था कि यहां पर ये मार्च है और प्रोटेस्ट है, तो लोगों को भी आभास था, प्रशासन को भी इस बात की जानकारी थी, प्रशासन ने भी उसको उसी तरीके से मैनेज किया।
पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हम बताना चाह रहे हैं और जो हम लोगों ने लाइव में दिन में बहुत सारे लोगों से, सैकड़ों लोगों से बातचीत की, बहुत से लोगों को हमने लाइव ही सुनाया है, उन लोगों का ये कहना है। और एक बात इसमें ये बता दें कि हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि उसमें कितने कार्यकर्ता हैं अलग अलग पार्टियों के और कितने आम आदमी हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आम लोग भी थे जो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, गरीब लोग थे, पिछड़े लोग थे, जिनको इस बात का अंदेशा है, आशंका है कि उनको मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा, मतदाता सूची से उनको बाहर करने की साजिश की जा रही है, ये डर है उनको। ये सवाल उनसे हमने कहा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि आप लोग, राजनीतिक दलों के लोग आपके अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने खुद हमसे सवाल किया कि आप ये बताइए कि इतने दस्तावेज बता रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, इसमें कौन भ्रम पैदा कर रहा है? भ्रम तो चुनाव आयोग पैदा कर रहा है। तो ये जो सबसे बड़ा डर, दो चीजों का डर सबसे ज्यादा लोगों को है कि एक तो चुनाव मतदाता सूची से उनको बाहर किया जा रहा है, और दूसरा डर ये है कि उनकी नागरिकता चली जाएगी। कहां के रह जाएंगे? उनको भी ये भली भांति मालूम है, इतनी पॉलिटिकल अवेयरनेस पिछले 78 सालों में आ चुकी है कि लोगों को पता है कि एक ही ताकत ऐसी है जो उनको ऐसी मिली हुई है कि जिससे वो भी कह सकते हैं कि इस देश के निर्माण में उनका भी एक अहम योगदान है, और जब चाहे वो सत्ता बदल सकते हैं। वो है वोट देने का अधिकार। जब उसी वोट देने के अधिकार को उनसे छीन लिया जाएगा तो फिर उनके पास क्या रहेगा? ये इस बात को लेकर डर, आशंका, और चुनाव आयोग के सारे नियमों को देखते हुए ये डर उनके अंदर है। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण है, वो ये है कि चुनाव आयोग के ऊपर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले होने का संदेह लोग जता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, वो बड़ा गंभीर है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इससे पहले इतनी ज्यादा कमजोर, राजनीतिक दलों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, राजनीतिक दलों के अलावा आम लोगों के बीच इतनी ज्यादा उसकी विश्वसनीयता पर संकट कभी नहीं आया होगा। सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि यह चुनाव आयोग ये संवैधानिक संस्था नहीं है, पार्टी के लिए काम कर रही है, और डर था उनको कि एनडीए की हार हो जाएगी, इसलिए उनको एक नया नियम लाना था। पुराने वाले नियम महाराष्ट्र और हरियाणा में आजमा चुके थे, उसको यहां पर आजमा नहीं सकते थे, तो इन्होंने पूरी की पूरी मतदाता सूची को ओवरहॉलिंग करने का तरीका अपनाया है। ये चीजें जो है वो बहुत गंभीर है। जो आप बीएलओ की बात कर रहे हैं, उनके सामने दोहरा संकट है। एक तो जो सामान्य तरीके से बनाए हुए बीएलओ हैं, वो कहीं जा रहे हैं तो लोगों के विरोध का, प्रतिरोध का, नाराजगी का सामना उनको करना पड़ रहा है। दूसरी ओर जो हम लोगों, यहाँ के कई स्थानीय पत्रकारों को हम लोगों ने सुना भी था दिन में लाइव में, वो ये कह रहे हैं कि जब बीएलओ, जो बहुत सारे बीएलओ ऐसे हैं जिनको नियुक्त कर दिया गया है, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ आरएसएस के कार्यकर्ता, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, आरोप लगा ही यूं ही नहीं लगा रहा है, वो ग्राउंड पर दिख भी रहा है कि सही है, वो बीएलओ जाए या ना जाए, उनके फॉर्म जमा करके वो पहुंचा दे रहे हैं आप जो संबंधित अधिकारी हैं। तो चुनाव आयोग के अपने ये दावे कि वो 50% के करीब लोगों का उन्होंने फॉर्म इकट्ठा कर लिया है, वो बहुत ज्यादा संदिग्ध है। और ये संदिग्ध 50 नहीं, अब तो 60%, दिल्ली में बैठे बुद्धिजीवियों को ही नहीं लग रहा है, यहाँ के आम लोगों में भी वो संदेह का कारण बना हुआ है कि जो भी ये फॉर्म जमा किए जा रहे हैं ये सही नहीं है। यानी मतदाताओं से जाकर उनसे इकट्ठा करके ये फॉर्म नहीं जमा किए जा रहे हैं, एक ही जगह बैठकर बीएलओ लोग अपने आप ही इसको भर दे रहे हैं और जमा कर दे रहे हैं। बहुत सारे ये सवाल हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल यही है, जो डर है, जिसकी वजह से आज पटना की सड़कों पर और पूरे बिहार की सड़कों पर बिहार के लोग दिखाई पड़े हैं, वो डर है कि उनका मतदाता सूची से नाम कट जाएगा और अगला स्टेप ये होगा कि उनकी नागरिकता उनसे छीन ली जाएगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत कुछ, चूंकि आप पटना में हैं और वहां पर जो कुछ हो रहा है उसको आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इससे बेहतर और क्या होगा, आपके जरिए और समझेंगे। और साथ ही हमारे साकिब जी भी हैं। साकिब जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? ठीक है, दोबारा आता हूं, आपके पास आता हूं। जी साकिब जी, आता हूं दोबारा आपके पास। प्रशांत टंडन जी, सुबह से देख रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं और हम लोग लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। सबसे पहले बिहार के इस मसले को डीवी लाइव ने ही उठाया है। आज यहां तक ये एक जन आंदोलन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा मामला। जरूरत भी है इसकी,
क्योंकि ये नागरिकता का सवाल है। हमारे साथी सुनील शुक्ला जी भी लगातार इस मसले पे अपनी बात रख रहे हैं। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए आज के दिन को? देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है भारत के लोकतंत्र के लिए। क्यों बड़ा दिन है? आपको याद होगा कि हम लोग कई वर्षों से इसी चैनल पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस बात को उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव में धांधलियां होती हैं, कभी वो ईवीएम का मामला आता है, कभी वो अचानक वोट प्रतिशत बढ़ने का मामला आता है, कभी वोटर लिस्ट के साथ हेरफेर का मामला आता है। हर चुनाव में शिकायतें आ रही हैं और ये मामला उठता रहा। हो क्या रहा था कि चुनाव आयोग में लोग जा रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज के, या कुछ लोग अदालतों में जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब या तमाम और सभागारों में सेमिनार हो रही थी, और हम लोग यहाँ पे टेलीविज़न पे चर्चा कर रहे थे। आज पहली बार ये हुआ है कि देश की जनता चुनाव आयोग के सामने सड़क पर आई है। ये परिवर्तन है आज का हासिल ये है। और अब यहाँ से लगता है कि ये जो संघर्ष था, भले ही चुनाव आयोग जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाइए तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं, उनके प्रवक्ताओं और पत्रकारों के क्लेम्स को वो ठप्पा लगा रहे हैं मिसरीडिंग का, और एक तरीके से ट्रोल कर रहे हैं चुनाव आयोग के आधिकारिक हैंडल से ये हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ। पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करेगी, पत्रकार अपना काम करेंगे, आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, तो कोई सवाल क्यों उठाएगा। लेकिन ये बहुत ही उम्मीद जगाने वाला है कि भारत की जनता अब चुनाव आयोग के सामने सड़क पर है। अब वो ज्ञापन देने वाले मामले से आगे हो गया कहानी। और अभी राजीव जी, आज हमने देख लिया कि बिहार बंद कितना सफल हुआ, वो प्रोटेस्ट कितना सफल हुआ, लोग गए। एक विमर्श जो है समाज में बिहार और बिहार के बाहर सेटल हो गया कि चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ कर रहा है हमारे साथ। अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब अभी तो आपने देखा कि सिर्फ फॉर्म बांटे गए हैं, जब लोगों के नाम कटना शुरू होंगे तब आप देखिएगा कि लोगों का गुस्सा, वास्तविक गुस्सा बाहर आएगा। अभी तो लोग झुंझलाए में कागज नहीं है, कैसे कागज भरेंगे। कुछ लोगों के फॉर्म मिले, किसी को नहीं मिले। जिनको फॉर्म मिले वो जद्दोजहद में है कि क्या भरें, क्योंकि उनके पास जो वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, मनरेगा कार्ड है, वो इसमें चल नहीं रहा है। तो आधार कार्ड चल नहीं रहा है जो उनके पास है। अब जो नहीं है उसकी जुगत में है। इस गुस्से में लोग आज सड़कों पर आए हैं और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग अभी भी बीजेपी के पास, सरकार बीजेपी चुनाव आयोग को अभी भी एक अभिमान है कि उनके पास एक गोदी मीडिया है जिससे वो सब ठीक कर लेंगे। तो अगर बिहार की जनता आज चुनाव आयोग के सामने सड़क पर आई है तो कल ये हिंदू मुसलमान करने वाला मीडिया के खिलाफ भी आएगी। ये समाज को तोड़ने वाले मीडिया के सामने भी आएगी सड़क पर। किसान आंदोलन के दौरान हम आप देख चुके हैं जी कि कितना गुस्सा किसानों के अंदर था। तो यहाँ से उल्टी गिनती शुरू होती है कि अगर ये आंदोलन सफल होगा तो चुनाव में धांधलियां करना मुश्किल हो जाएगा और चुनाव आयोग को इस संदेश को देखना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि अभी अभिमान में है और ये अपनी मनमानी करेंगे। देखते हैं कल सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, लेकिन आज बहुत ही शुभ संकेत है कि देश की जनता चुनाव आयोग के सामने आई। ये तब्दीली है। अब नेता नहीं मिल रहे हैं, अब वकीलों में बात नहीं हो रही है, अब जनता सामने है सड़क पर। जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जनता जो है सामने है और तस्वीरें आप लोग सुबह से देख रहे हैं इसी चैनल पे। लगातार जनता जो है वो सड़कों पे आई और दो साथी ऑलरेडी मुंगेर से जुड़े हुए हैं हमारे साथी फराज शाकिब जी, जो आज खुद
इस पूरे प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी आपने देखी। और साथ में इधर दिल्ली से पटना पहुंचे हमारे साथी समीरात्मज मिश्र भी वहीं पर हैं, पटना में हैं, जिनके जरिए आप ये पूरा का पूरा कार्यक्रम टेलीकास्ट होते हुए डीवी लाइव पर आपने देखा। सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूं, और कितना इंपॉर्टेंट डे है ये, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है अगर देखा जाए लोकतंत्र के हिसाब से, बिहार चुनाव के हिसाब से, और विपक्ष के हिसाब से, और सबसे बड़ी बात कि वहां की जनता के हिसाब से, कैसे देखते हैं? धन्यवाद राजीव जी। इस पूरे मामले में जनता की खुली भागीदारी बड़े पैमाने पर यह इस पूरे के पूरे अभियान का हासिल है, ये उपलब्धि है। और यह तब है जब लोगों को आशंका है कि उनके नाम कटेंगे। अभी न तो कोई ड्राफ्ट कोई वोटर लिस्ट तो आई नहीं, बाद में आएगी। अभी लोगों को आशंका है कि चूंकि हमारे पास अभिलेख नहीं है तो मेरा नाम कट जाएगा। जब अभिलेख आएगा, जब मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी और लोगों के नाम कटे मिलेंगे, तब की कल्पना कीजिए आप क्या होगा। बिहार में जिस किसी से भी बात कीजिए आप, वह अपने इस अधिकार को लेकर के चिंतित है। सरकार की इस कार्रवाई पर को लेकर के उनके मन में संदेह है। संदेह इसलिए भी है कि जिस तरीके से आज तक निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को अद्यतन करता रहा या मतदाता सूची में लोगों के नाम जोड़ता रहा, वह यह तरीका नहीं था जो इस बार निर्वाचन आयोग ने अपनाया है। कुछ ऐसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं जो किसी के पास हो ही नहीं सकता, कोई ला ही नहीं सकता। जैसे जन्म स्थान का प्रमाण पत्र। जन्म स्थान का प्रमाण पत्र किसी के पास नहीं है। कम से कम जिनका वो मांग रहे हैं 1987 से पहले वाले लोगों का बनता ही नहीं था कभी। कोई एजेंसी नहीं थी इस तरह की। जो सामाजिक जीवन शैली थी उसमें भी ये नहीं था, और इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। निर्वाचन आयोग का काम ये नहीं था। निर्वाचन आयोग का काम ये केवल यह था कि जो लोग 21 साल की उम्र पूरी कर लिए हैं, वहां रह रहे हैं, इसकी जानकारी वो खुद अपने स्तर पर करता था और मतदाता सूची में नाम शामिल हो जाते थे। लोगों की आपत्तियां होती थी, पार्टियां आपत्ति करती थी कि इनके नाम क्यों आपने शामिल कर लिया, रहते नहीं है या यहाँ के रहने वाले नहीं है या ये यहाँ से माइग्रेट कर गए, उनके नाम करते भी थे। और बाकायदा इसका उल्लेख होता था कि इन जगहों से लोगों को आपत्ति मिली है, और इसी बात के लिए राजनीतिक दलों के एजेंट होते थे। तो अब तक जो लोगों ने व्यवस्था देखी है 2024 के चुनाव तक, 2024 में भी तो चुनाव के पहले वोटर लिस्ट को अद्यतन किया गया था, उस पूरी की पूरी प्रक्रिया से अलग जाकर के निर्वाचन आयोग वो काम कर रहा है। और वह अभिलेख मांग रहा है जो लोगों के पास नहीं है, और जिन अभिलेखों के आधार पर वो अपने जीवन के सभी काम करते हैं, जैसा कि आधार कार्ड, मनरेगा का डॉक्यूमेंट, मतदाता सूची में उनका मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, ये किसी को नहीं मांग रहे हो। ये कह रहे हैं कि ये आधारहीन है। तो ये लोगों के मन में आक्रोश है कि यह क्या तरीका अपनाएगा। और बिहार के लोगों में इस बात को लेकर के है कि अगर उनसे मताधिकार छीना जा रहा है, जो सरकार दिख रही है या निर्वाचन आयोग दिख रहा है, वह उसको लेकर के लोगों में आक्रोश है। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस विषय पर अपना बयान दे रहा है। आज मैं कई जगहों पे सुना रविशंकर प्रसाद को बोलते हुए, और इन लोगों ने जो मुलम्मा देने की कोशिश की कि एक पवित्रता के नाम पर, यानी कि जो देश का नागरिक है वही मतदाता सूची में रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई उनको सुन नहीं रहा। सब इस बात को मानते हैं कि जो देश का नागरिक है वही मतदाता सूची में रहेगा। पाकिस्तान का नागरिक और लेबनान का नागरिक आकर के वोट नहीं देगा, कभी नहीं दिया उसने। और जो आप ये माहौल बना रहे, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ये बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए पवित्र मतदाता सूची होनी चाहिए। ये पवित्र मतदाता सूची क्या है, क्या परिभाषा है? वो शुद्ध बोल रहे हैं, पवित्र नहीं, शुद्ध, प्योर, शुद्ध। तो ये शुद्ध मतदाता सूची की परिभाषा क्या है? कौन कौन से एलिमेंट इसमें होने चाहिए? या आप दलितों का नाम काट दे तो शुद्ध हो जाएगा, आप अल्पसंख्यकों का नाम काट दे तो शुद्ध हो जाएगा, आप उन लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दे जो भारतीय जनता पार्टी या संघ के समर्थक नहीं है, तो आपकी मतदाता सूची शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध की परिभाषा क्या, प्रक्रिया क्या है आपके पास? और जो आपने प्रक्रिया अपनाई है वह मतदाता सूची को शुद्ध करने की कोशिश नहीं है, वह मतदाता सूची को बर्बाद करने की कोशिश, मतदाताओं से मताधिकार छीनने की कोशिश है।
और इस पूरे के पूरे अभियान, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी चुप दिखाई दे रही थी, लेकिन आज बिहार बंद के बाद लगातार मैं इनके भाषण, इनके व्याख्यान सुना, रविशंकर प्रसाद के और गिरिराज सिंह के। ये कह रहे कि निर्वाचन आयोग जो काम कर रहा है उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? क्यों नहीं आपत्ति हो सकती? क्यों नहीं आपत्ति होगी? अगर मतलब निर्वाचन आयोग की इस प्रक्रिया से बिहार के निवासियों का, जो वहां का निवासी है, साल दर साल विभिन्न चुनावों में मतदान करता रहा है, सरकार बनाता रहा है, अगर आप उसके नाम को काटने की कोशिश करेंगे तो लोगों में नाराजगी नहीं होगी? किस बात को लेकर नाराजगी होगी? और आप जो बात कहना चाहते हैं कि जो घुसपैठी है उनको बाहर किया जाए, बिल्कुल कर दिया जाए। कौन रोके है आपको? 20 साल से आप बिहार में सत्ता में, 11 साल से आप केंद्र में सत्ता में है, कितने घुसपैठियों की पहचान की आपने बिहार में? कितने आप पूरा का पूरा नारा आपने लगाया था झारखंड का, झारखंड में कितने घुसपैठियों की आपने पहचान कर ली? घुसपैठियों की पहचान करना यह गृह मंत्रालय का काम है। और क्या एक शासनादेश से किसी की नागरिकता जा सकती है? अगर आप मान भी लिया जाए कि कोई ऐसा नागरिक है जो अभिलेख आप मांग रहे हैं उसके पास नहीं है, तो क्या उस अभिलेख की अनुपलब्धता के आधार पर एक प्रशासनिक आदेश से आप उसकी नागरिकता तय कर देंगे? ये कैसे संभव है? फिर ट्रिब्यूनल किस बात के लिए बने हुए हैं? क्यों बना रखा है आपने? और क्या नागरिकता समाप्त करने या नागरिकता बहाल करने या छीनी हुई नागरिकता को वापस देने का कोई प्रशासनिक तरीका है क्या? ये सब जुडिशियल तरीका है। उस जुडिशियल तरीके को आप मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने ऊपर वो दायित्व लेना चाहते हैं जो आपका काम नहीं है। निर्वाचन आयोग का काम ये नहीं है। चूंकि निर्वाचन आयोग, लोगों के मन में आक्रोश इस बात के लिए भी है कि निर्वाचन आयोग वह काम कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं। वो अपने संवैधानिक अधिकारों से बाहर निकल के काम करने की कोशिश कर रहा है। उसका बिल्कुल काम नहीं है कि वो लोगों की नागरिकता की पहचान करे। उसका काम केवल है, और हम नागरिक हैं यह सिद्ध करने का काम ही नागरिकों का नहीं है। ये काम आपका है। आप गांव में जाइए, उस इलाके में जाइए, उस मोहल्ले में जाइए और ये पता कीजिए कि ये व्यक्ति ये दावा कर रहे हैं, क्या रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले हैं, और आप अपने सूचनाओं के आधार पर इसकी पुष्टि कीजिए। आप इस बात के लिए नागरिकों को जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं। और आप खुद देखिए कि किन आधारों पर आप ये मान रहे हैं कि फला व्यक्ति नागरिक नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इनके पास ये अभिलेख नहीं है। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख जो आवश्यक अभिलेख है सबके पास है, और जो उस राज्य जहाँ की जरूरतें हैं, आप आदिवासियों से जाकर कहिए कि आप पासपोर्ट दीजिए और नहीं तो हमको नागरिक नहीं मानेंगे। ये संभव है क्या? किस आदिवासी के पास पासपोर्ट है? तो पूरा का पूरा अंडमान में मतदाता सूची से बाहर हो जाएगा जी। पूरा का पूरा लक्षद्वीप मतदाता सूची से बाहर हो जाएगा। किसी के पास नहीं है, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ये आपका काम है कि, और केवल इस अनुपलब्धता के आधार पर आप निर्णय नहीं ले सकते। यह भी है गैर कानूनी काम। तो जो निर्वाचन आयोग कर रहा है वह गैर संवैधानिक है। लोगों के मन में इसी बात को लेकर क्या आक्रोश है। यह केवल पटना में नहीं, लगभग पूरे बिहार में इस तरह का प्रदर्शन दिखाई पड़ा, जिसमें आम लोग कार्यकर्ता शामिल हुए, बिल्कुल, और आम नागरिक शामिल हुआ। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने अपने लोगों के बीच में एक अलग तरह का उत्साह दिखाई पड़ा, और ये शुभ संकेत है। इसकी आवश्यकता थी। यह पूरी की पूरी लड़ाई समय पर नहीं जानी है। यह लड़ाई आप न्यायालय में नहीं लड़ सकते हैं। यहाँ से शुरू, अगर यहाँ से इस बात को रोका नहीं गया तो ये पूरे देश में इस बात को फैलाएंगे। और इनको भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, इनको प्रतिबद्ध मतदाता चाहिए, इनको प्रतिबद्ध न्यायपालिका चाहिए, इनको प्रतिबद्ध नौकरशाही चाहिए, सवाल न उठाने वाली मीडिया चाहिए। ये जो इनका अपना परसेप्शन है, उस परसेप्शन के तहत इनको एक मतदाता सूची भी ऐसी चाहिए जिसमें केवल और केवल इनके प्रतिबद्ध मतदाता हो। आम आदमी इसको स्वीकार नहीं करेगा। आम आदमी मानता है कि उसके लिए सरकार बनाने और बिगाड़ने में एक अधिकार जो संविधान ने उनको दिया हुआ है, उस अधिकार को छीनने की कोशिश, ये केवल राजनीतिक दलों का ही सवाल नहीं है, बिहार के आम नागरिकों का सवाल है। और आम नागरिक इसको लेकर के बहुत संवेदनशील है, और ये दिखाई पड़ रहा है। मेरा अपना मानना यह है कि जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आएगी, उसके बाद लोगों का ये आक्रोश और बढ़ेगा। और निर्वाचन आयोग पूरी स्थितियों को एक गलत तरह से पेंट करने की कोशिश कर रहा है। वो जो अभी आपने आंकड़ा दिया कि लगभग 60% फॉर्म जमा हो गए। उनकी अभी ट्वीट आया है उनका, निर्वाचन आयोग का। जरा ट्वीट जरा दिखा देते हैं स्क्रीन पे, जरा स्क्रीन पे ले आइए ट्वीट को। निर्वाचन आयोग का 57.43 या 48% है आंकड़ा, लेकिन कितना अधूरा है राजीव जी, यह कितना अधूरा, किस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं आप।
सवाल यह है कि निर्वाचन आयोग ये बता ये जो देखिए, आपने रोज एक हंसती हुई तस्वीर चुनाव आयोग अपने चुनाव आयुक्त की, मुख्य चुनाव आयुक्त की एक हंसती हुई तस्वीर दिखाता है और साथ में ट्वीट करता है, सशक्त जनतंत्र के लिए शुद्ध मतदाता सूची अनिवार्य है। ये जो शुद्ध वर्ड है ना, ये मुझे तो वहां 1942 और 39 की याद दिलाता है, जब हिटलर भी वैसे शुद्ध रक्त की बात करता था। ये शुद्ध रक्त की बात वहां से होते होते अब यहां तक हम पहुंच गए हैं शुद्ध मतदाता सूची। भाई करेक्टेड हो, करेक्शन हो, कहीं सही हो, गलत हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो अभी तक हमने सुना। सरकारी कामकाज में हम सब ने देखा कि यहां कहीं गलत सूची तैयार हो गई है, उसको सही हम कर रहे हैं, उसका करेक्शन कर रहे हैं, गलत को सही कर रहे हैं। ये शुद्ध अशुद्ध कहां से आ गया? ये बड़ा आश्चर्यजनक है, बहुत आश्चर्यजनक है। ये वही मनुस्मृति वाली सोच है। यह संवैधानिक सोच नहीं है, ये कानूनी सोच नहीं है, यह संवैधानिक सोच नहीं है, लोकतंत्र की मर्यादाओं के अनुसार सोच नहीं है, यह मनुस्मृति की सोच है जी। शुद्ध क्या शब्द होता है? आप मतदाता सूची को अद्यतन करते हैं, आप मतदाता सूची से उन नामों को हटाते हैं जो जीवित नहीं है, जो उस इलाके को छोड़ के चले गए हैं या अन्य कोई कारण है। आप शुद्ध मतदाता सूची क्या है? यानी कि आप शुद्ध मतदाता सूची वह है जिसमें केवल संघ के समर्थक लोग हों, वो शुद्ध है। उसमें अन्य अगर कोई शामिल हो गया तो वह शुद्ध नहीं है, फिर वह विजाति तत्व उसमें शामिल हो जाएंगे। ऐसी कोई भी मतदाता सूची जिसमें साकिब साहब शामिल है वो अशुद्ध है, उनको बाहर करना है। बिल्कुल। किस तरह की बात करते हैं आप देखिए पूरा का पूरा, सुनील जी, पूरा डिबेट जो है देख रहा हूं मैं, ये जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं वो डिबेट्स क्या चल रहे हैं। कटिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता, अररिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता, किशनगंज में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता। अब समझ में आ रहा है कि आपका खेल क्या है, ये शुद्धता की कसौटी आपकी क्या है, ये साफ समझ में आ रही है बात। और उसके साथ साथ ये भी बात समझ में आ रही है कि चुनाव आयोग ने अपनी एक पार्टी बना के और उसका विलय कर लिया है बीजेपी के साथ में, ये साफ दिखाई दे रहा है। यहां पर ऑटोनोमस बॉडी वाली बात ही नजर नहीं आ रही है। संविधान में ऑटोनोमस बॉडी का जिक्र है, 326 का हवाला दे रहे हैं, कल बात होगी 326 पे, आर्टिकल 326 पे सुप्रीम कोर्ट में। बीजेपी के एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है और इसका उदाहरण केवल है कि आखिर जो सवाल लोग निर्वाचन आयोग को उठाए जा रहे हैं उसका जवाब बीजेपी के नेता क्यों दे रहे हैं? भाई रविशंकर प्रसाद जी बड़े वकील हैं, वो जाकर के माननीय न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर बयान देंगे कल, कोई दिक्कत नहीं किसी को। लेकिन आज जो पब्लिक डोमेन में जो सवाल है उन सवालों का जवाब निर्वाचन आयोग को जो देना चाहिए वो रविशंकर प्रसाद क्यों दे रहे हैं, गिरिराज सिंह क्यों दे रहे हैं? आप कौन होते हैं? आपसे कौन पूछ रहा है? आपके ऊपर कौन सा इस बात की जिम्मेदारी है कि निर्वाचन आयोग के कार्य पद्धति पर उठने वाले सवालों का जवाब दें? ये तो निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। और आप किस तरह का मिस, आप शुद्धता की बात करते हैं, शुद्ध आपकी कार्यशैली नहीं है। आप किस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 60% लोगों ने फॉर्म भर के भेज दिया। आप ये बताइए कि इन 60% लोगों में कितने लोग हैं, परसेंटेज की बात तो छोड़ दीजिए, कितने लोग संख्या में हैं? 2 4 10 लोग मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज है, जो उन अभिलेखों के साथ फॉर्म जमा किया है जो अभिलेख आप मांग रहे हैं। आवश्यक है कि वो अभिलेख के साथ फॉर्म है कि नहीं है। आपने जो नया नारा दिया कि नहीं कि आप किस तरह से आवेदन पत्र जमा कर दिए, अरे क्यों जमा कर दीजिए, अब क्यों ले रहे हैं आप जी? अगर आपको बिना अभिलेखों को ही आवेदन पत्र लेना है तो आप फिर अभिलेख क्यों मांगे हैं? और फिर आप ये क्यों कर रहे हैं कि नहीं बाद में आपको अभिलेख जमा करना होगा? तो अगर जो काम बाद, अभी तो आपके पास 1 महीने का समय है, आज ही क्यों आपको आवेदन पत्र लेना है? आप सुबह लोगों को फॉर्म दीजिए और शाम को उसकी वो ले लीजिए। प्लस इनको ये बताना चाहिए कि इन्होंने इन आवेदन पत्र जमा करने वाले कितने लोगों को रिसीविंग दिया है, इस बात के लिए कि इन्होंने वो फॉर्म प्राप्त किए हैं और फॉर्म उन्होंने बीएलओ के पास जमा कर दिया है। आप पूरे समीर जी वहां बिहार में घूम रहे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि लोगों को इस बात की रिसीट नहीं मिल रही है कि उन्होंने आवेदन पत्र जमा किया ही नहीं किया है, या उनको आवेदन पत्र दिया गया कि नहीं दिया गया। जी जी बिल्कुल। किस तरह की कार्यशैली है? आप शुद्धता के नाम पर किस तरह की अराजकता फैला रहे हैं, किस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं? और क्या लोकतंत्र को मजबूत कर, केवल ये बात थोड़ी हो सकती है। लोकतंत्र की बेसिक चीज है कि लोगों के पास मताधिकार हो। लोगों ने मताधिकार बड़े संघर्ष के बाद पाया है, किसी ने तसल्ली में समेट के परोस के नहीं दिया है। इसके लिए जनता संघर्ष करती रही है।
और अगर आप इसको छीनने की कोशिश करेंगे, जो कोशिश दिख रही है, तो लोग तो आएंगे सड़क पर। और मुझे लगता है कि आज का जो प्रतिकार है, इससे गंभीर प्रतिकार होगा आने वाले दिनों में, जब जी मतदाता सूची सामने आएगी और तथ्य भी सामने आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतदाता सूची जो है वो ड्राफ्टेड पहली सूची आएगी 1 अगस्त को, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। लेकिन उससे पहले ये चुनाव आयोग जो अभी जो ट्वीट किया है उसमें लिख रहा है कि सशक्त जनतंत्र के लिए शुद्ध मतदाता सूची अनिवार्य है। जरा स्क्रीन पे भी ले आइए इस ट्वीट को। अनिवार्य है, सशक्त जनतंत्र के लिए शुद्ध मतदाता सूची अनिवार्य है। बिहार में चल रहे SIR अभियान के तहत बिहार के मतदाताओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी से अब तक 57% यानी 57% से भी अधिक फॉर्म सफलतापूर्वक जमा किए जा चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग हमेशा से मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। ये बात जो आखिरी लाइन इनकी है, यहीं से राजनीति की बू आती है। बाकी चुनाव आयुक्त महोदय जाने, लेकिन राजनीति की बू यहां से आती है। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, लेकिन सड़कों पे जो चल रहा था, अमलेंदु जी क्या कहेंगे उस पर? अनम्यूट कीजिए अमलेंदु जी। जी राजीव जी, आज बिहार पूरा सड़कों पर उतरा हुआ था और सड़क से आज चुनौती जो थी वो सरकार को और चुनाव आयोग को दे रहा था। मतलब कहा जाए आवाम जो था, यानी कि अब जो है वो संसद को सीधे सीधे संबोधित जो थी वो सड़क कर रही थी। और ये आज साफ तौर पर मालूम पड़ा कि मोदी जी जो सोचते थे कि वो कब्जा कर लेंगे और 100 साल राज करेंगे, वो होने वाला नहीं है। इसका आज साफ संकेत मिल गया। और ये संकेत जो था राजीव जी यही था कि अगर आप मन में ये सोचते हैं कि साहब RSS के स्वयंसेवक जाकर जो है जो सीमा पर लड़ने नहीं जाते हैं और वो लाठी भांज कर जो है देश पे कब्जा कर लेंगे, तो वो किसी हाल में होने वाला नहीं है। ये आप साफ तौर पे संकेत मिल गया कि आप अगर इस तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, देश को तानाशाही की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, तो इसका प्रतिकार होगा और जबरदस्त प्रतिकार होगा। ये आज बिहार से एक साफ संदेश गया है। चुनाव आयोग को भी संदेश गया है कि RSS की गुलामी छोड़ो, मोदी जी की गुलामी छोड़ो और संविधान के रास्ते पर चलो, संविधान के दायरे में रहकर काम करो। ज्ञानेश कुमार जी अगर नहीं समझेंगे तो ज्ञानेश कुमार जी की कुर्सी खुद अभी जो सवालों के घेरे में है, उनके खिलाफ मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई उसकी भी पेंडिंग है, उस पर सुनवाई होनी है कि उनकी नियुक्ति संवैधानिक है कि नहीं है, वैध है कि नहीं है। तो जिसकी नियुक्ति ही राजीव जी अवैध है, जिसकी नियुक्ति पर ही अभी है कि वो नियुक्ति उचित है कि नहीं है, ये कह सकते हैं संदेह है, तो वो किस तरीके से दूसरों के कागज मांग रहा है। पहले तो अपने कागज दुरुस्त कर ले भाई, जब तेरे कागज दुरुस्त हुए हैं तो दूसरों के कागज मांग लेना। सुप्रीम कोर्ट से पहले अपनी नियुक्ति बहाल करवा लो कि भाई आप जो है कायदे से चुने गए हैं और आप संवैधानिक तौर पर संवैधानिक संस्था के प्रमुख हैं। उसके बाद दूसरों के कागज मांग लेना, अब दे देंगे दूसरे लोग। पहले तो अपने कागज दुरुस्त करो, अभी तुम्हारे कागजों पर ही संशय है। तो ये जो आज राहुल गांधी ने दूसरी राजीव जी आज जो महत्वपूर्ण राहुल गांधी ने बात कही है, वो कही है कि आप कितने ही बड़े आदमी हो, हम गारंटी देते हैं कि कानून आपके ऊपर काम करेगा। यानी ये साफ संकेत है कि अगर ज्ञानेश कुमार जी और चुनाव आयोग और जो 3 कुल मिला के चुनाव आयुक्त हैं, ये अगर RSS के कार्यकर्ता बनकर मोदी जी के इशारे पर एक पार्टी कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे, तो आने वाले समय में इनकी परेशानियां बढ़ेंगी, फाइलें इनकी सबकी खुलेंगी। ये एक तरीके से साफ संकेत दिया गया और पिछले वाले चले गए हैं, उनकी भी फाइलें खुलेंगी। राजीव जी, ये सब लोग IAS अफसर रहे हैं और हम लोग सब जानते हैं कि IAS अफसरों के जो मकान बढ़िया बढ़िया बनते हैं, बढ़िया बढ़िया जो गाड़ियों में घूमते हैं, बढ़िया बढ़िया जो सब होते हैं, ये म्यूनिसिपैलिटी का पानी पीकर चले चाप कर नहीं होते। तो फाइलें जब खुलेंगी तो सब समय आएगा। तो ये भी आज एक संकेत दे दिया गया है कि अपनी फाइलें अब दुरुस्त करो, क्योंकि अब अगर समय बदला तो फिर आपकी फाइलें खुलेंगी। ये भी एक तरीके से संकेत दे दिया गया है। जी जी, लेकिन ये शुद्धता जो है, आप तो बैठे हैं गंगा के किनारे, समीर जी गंगा के किनारे बैठे हैं, बोलिए जरा 2-4 लोटा गंगा जल लेके छिड़क दें, हो जाएगा शुद्ध। उसमें क्या है, अपने यहाँ शुद्धता का पैमाना तो शुद्ध तो ऐसे ही किया जाता है। निकले अपने जिस मुख्यमंत्री आवास से अखिलेश यादव, वहाँ उनके आवास को शुद्ध करवाया गया गंगा जल छिड़क के। ये शुद्धिकरण ये नहीं है ना, वहां गंगा जल से काम नहीं चलने वाला है, वहां संगम का ही पानी कम पड़ जाएगा। ये थोड़ा बहुत अजीब स्थिति है। बहुत हंसी आ रही है कि एक बहुत ही सीरियस मसले पे
इस ढंग के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर चुनाव जी। आयोग कर रहा है, समीर जी, शुद्ध मतदाता सूची, क्या अभी तक अशुद्ध मतदाता सूची से आपने मैं चुनाव वही कह रहा करवाया? हूं कि क्या अशुद्ध थी वो मतदाता सूची? जो वोटर लिस्ट अभी आपने जो 2024 का चुनाव करवाया, फिर से करवा देते हैं? कह दीजिए कि अभी शुद्ध मतदाता सूची लेके आएंगे, फिर से मतदान करवाएंगे। लेकिन क्या ये शुद्ध मतदाता सूची कल सुप्रीम जी, कोर्ट में बिल्कुल। टिकने वाली है? अब वही तो सवाल उठ रहा है कि जब ये अशुद्ध मतदाता सूची या गलत मतदाता सूची है और सही नहीं है, उसी इस प्रक्रिया से आपने 40 सांसद चुन के भेज दिए आपने लोकसभा में। और ये सवाल यहां पर भी लोग उठा रहे हैं, उन मतदाताओं ने कहा जिन्होंने 40 सांसदों को यहां चुन के भेज दिया, अब 6 महीने बाद वही लोग विधानसभा के सदस्यों को चुन के नहीं भेज पा रहे हैं। और यही मतदाता सूची इसके पहले भी लोकसभा और विधानसभा में भेज रही है। अचानक ये कहां से ज्ञान की प्राप्ति हुई है चुनाव आयोग को, जो वो इस पूरी प्रक्रिया को, पूरी मतदाता सूची को नए सिरे से बदल रहा है। सीधे तौर पर लोगों का ये कहना था कि जो यहां इसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ ये है, इस मतदाता सूची में इंटेंशनली लाखों लोगों को इससे बाहर कर देना था। ये जो एक संख्या राजीव जी, जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने की बात की जा रही है, उसको लेकर भी लोगों के अंदर यही है कि इसमें टारगेटेड तरीके से लोगों को बाहर किया जाएगा। और लोगों को पता है कि इसमें कौन बाहर होंगे। चूंकि ये लाया इसलिए गया है इस नियम को क्योंकि एनडीए को अपनी हार का डर है। ये जो लोग हैं वहां पर आज इस बिहार बंद में जो शामिल हुए लोग हैं, जिनसे पटना में बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई, उन लोगों का ये सीधे तौर पर आरोप है। और सबका यही कहना है कि आप कुछ भी करिए, आप मतदाता सूची को रिन्यू करिए, हमेशा होती रही है, आप भी करिए, लेकिन उसके लिए समय तो चाहिए। कुछ महिलाओं से हमने बात की है, उन महिलाओं को ये किस तरीके से वो कह रही हैं कि भाई हम ये नहीं कह रहे कि हमारे दस्तावेज नहीं चेक होने चाहिए, लेकिन जो दस्तावेज हमारे पास हैं, यही सिस्टम उन दस्तावेजों को कितने समय में बनाता है, कितना समय लेता है, संसाधन जाते हैं, आप उसको भी तो दुरुस्त करिए। आपने फरमान जारी कर दिया और हम अपने पिता का और अपने ग्रैंडफादर का सबका लाकर आपको जन्म प्रमाण पत्र दे दें, वो जन्म प्रमाण पत्र दे दें जिसको बनाने की यहां पर परंपरा ही नहीं रही है। मुश्किल से 5-10 साल पहले लोगों के जन्म प्रमाण पत्र बनने लगे हैं। जो उसके पहले के लोग हैं उनके पास कहां जन्म प्रमाण पत्र है, और उसकी ही आप बाध्यता लागू कर रहे हैं। जिस आधार कार्ड को लेकर इतना कैंपेन चलाया गया और यह हुआ कि आधार कार्ड एकमात्र परिचय होगा जो पूरी तरीके से आपके जन्म तिथि को भी बताएगा, या आपके निवास प्रमाण पत्र का भी वो एक दस्तावेज होगा, और आपकी आइडेंटिटी का भी, आपकी पहचान का, उसको आप सिरे से खारिज कर दे रहे हैं पूरे के पूरे। और आप सब कुछ तो खारिज कर ही रहे हैं, चुनाव आयोग अपनी ही मतदाता सूची को भी खारिज कर रहा है। एक और सवाल लोगों ने उठाया, एक महिला, बुजुर्ग महिला थी, वो कहने लगी कि मेरे पास जो वोटर आईडी है उसमें मेरे पति की जगह किसी महिला का नाम लिखा हुआ है, और ऐसे कई लोगों के पास है। यानी उनका यह कहना था कि चुनाव आयोग एक में तो नीतीश बाबू, जिस में तो खुद नीतीश बाबू हैं, जारी कर रहा है, उसको तक वो सही बनाने का सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं कर पाया है। और वो चाह रहा है कि 15-20 दिन के भीतर वो पूरी की पूरी 8 करोड़ लोगों की मतदाता सूची को दुरुस्त कर देगा, ओवरहॉलिंग कर देगा। और जैसा आप कह रहे हैं कि अभी उन्होंने ताजा आंकड़ा पेश कर दिया कि 57%, 58%। मुझे लग रहा है जब वो कल जाएंगे चुनाव आयोग के, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास, तो ये परसेंटेज वैसे ही बढ़ जाएगा जैसे हम लोगों ने देखा था 2024 के लोकसभा चुनाव में कि कैसे वोट परसेंटेज बढ़ गए थे। ये कल सुबह जब सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग के वकील हाजिर होंगे तो कहीं ये 70-70% न हो जाए कि हमने 70% लोगों का फॉर्म इकट्ठा कर लिया है। अब फॉर्म इकट्ठा आपने कर लिया, आप दिखा दीजिए किस तरीके से फॉर्म इकट्ठा किया है, जो दस्तावेज आप चाह रहे थे कि आपको मिला है, पूरी की पूरी। राजीव जी, इस एक तरीके से देखा जाए अगर शुरू से लेकर अब तक केवल जो ये मतदाता सूची की ओवरहॉलिंग वाली जो प्रोसेस है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरे सिस्टम को मजाक बना रखा है चुनाव आयोग ने। सीधे सीधे ये दिखाई पड़ रहा है।
चुनाव, मैं बहुत हैरान हूं कि क्या चुनाव आयोग के पास ये फीडबैक नहीं मिलता है कि जिस राज्य की 70% आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती हो, जहां 12-14% से ज्यादा लोग हाई स्कूल का मैट्रिक पास नहीं है, वो जन्म प्रमाण पत्र 20 दिन के अंदर उनको कैसे दे दो? जिस राज्य के 22% लोग बाहर रह रहे हो, पलायन किए हुए हो, यहां पर केवल निवास उनका है, अपना मूल निवास है, बाकी अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर रह रहे हो, वो लोग कैसे आकर यहां पर दे देंगे 20-25%? इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग ने कोई होमवर्क नहीं किया। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग उसने अपने हिसाब से नहीं इसको लागू किया है, उसने सरकार के हिसाब से लागू किया है, सरकार के आदेश पर लागू किया है, भारतीय जनता पार्टी के आदेश पर लागू किया है, तो दिख भी रहा है क्योंकि जनवरी में वो अपलोड कर रहा है दूसरी मतदाता सूची और अचानक उसको ये लग रहा है कि नहीं अब इसको दुरुस्त कर दिया जाए, ये ठीक नहीं है। तो बहुत जिसको जो कह लग रहा है कि एकदम मजाक पूरा सिस्टम दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, एक सिस्टम जिसका मजाक बना के रख दिया गया है और वो आज उस पर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन, और वो विरोध प्रदर्शन जनता के बीच, और उसमें नेता जो हैं दोनों पक्षों के, यानी एक तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और उधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों, इनके साथ CPI-ML के नेता, CPI के नेता, CPM के नेता, तमाम नेता वहां मौजूद थे। मुकेश सहनी की पार्टी से भी कार्यकर्ता थे और भी दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। एक बार फिर शाकिब जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या यहां से लोगों में एक जो आंदोलन होता है, चक्का जाम होता है, विरोध प्रदर्शन होते हैं, ये सब कुछ करने का मतलब, मकसद ये होता है कि लोगों में एक जन जागरूकता के साथ साथ जोश पैदा किया जाए। क्या वो जोश शाम तक, अभी तक दिखाई दे रहा है? राजीव भाई, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं भी गंगा के किनारे बैठा हूं। महज आधा किलोमीटर पे यहाँ से गंगा है और मैं बचपन से लेके अभी तक गंगा में इतनी बार शुद्ध हो चुका हूं। जब भी स्कूल जाता था और स्कूल बंक मारता था तो अपने बस्ते में एक छोटी सी लुंगी छुपा के ले जाता था नहा करके आने के लिए। तो मैं बुरी तरह से शुद्ध हूँ, बुरी तरह से, ठीक है। तो चलिए बात शुरू करते हैं। ये लोगों में राजीव भाई बहुत उत्साह है आज की इस बंदी को लेकर के, और उत्साह नहीं होता तो आज की बंदी इस तरह सफल नहीं होती। आवाम के बीच में ये मैसेज चला गया है, आवाम ने इसको इस तरह रिसीव कर लिया है। और समीर भाई चूंकि पटना में थे, उनको तो और भी ज्यादा अंदाजा होगा कि उनको मताधिकार से वंचित करने की साजिश हो रही है और इस साजिश के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। सिर्फ चुनाव आयोग के खिलाफ गुस्सा नहीं है, चुनाव आयोग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और मुझे लगता है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक में पिछले 75-78 सालों में यह पहला मौका होगा जब चुनाव आयोग के ऊपर में लोगों का इतना गुस्सा या इतनी शंका से लोग देश के चुनाव आयोग को देख रहे होंगे। यह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता के लिए बड़ा गंभीर प्रश्न है कि आज चुनाव आयोग कहां पहुंच चुका है। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपने फॉर्म का जो डेटा बताया है, एक डीएम साहब की ऑडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। वो डीएम साहब बीएलओ से कह रहे हैं कि बस फॉर्म लो और अपलोड करो, अभी नए फॉर्म भी नहीं देने हैं, अभी किसी को फॉर्म मत दो, जितने फॉर्म बांट चुके हो वो फॉर्म रिसीव करो, हस्ताक्षर करवा के, फोटो लेकर के, और उसको अपलोड करो। और इस तरह अपलोड करवाया जा रहा है, इस तरह से अपलोड करवाया जा रहा है कि बीएलओ को बुलाया जाता है कार्यालय और उनको बंद कर दिया जाता है, दरवाजा बंद कर दिया जाता है कार्यालय का, और बीएलओ से कहा जाता है वाईफाई ऑन है और चुपचाप से जितना फॉर्म कलेक्ट किया है उसको अपलोड करो तब जाओगे। तो इस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है। और ये बिल्कुल सुनील शुक्ला सर और समीर सर जो अभी कह रहे थे, ये इसी की कवायद है कि कल जब चुनाव आयोग की तरफ से कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होगा तो वो ये बता सके कि इतने % फॉर्म हम लोगों ने रिसीव कर लिए हैं और हमारा काम चल रहा है और हम कर लेंगे इस काम को। इस फॉर्म अपलोडिंग में दस्तावेज नहीं है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो नहीं है। पासपोर्ट की मैं बात आपको बता देता हूं, महज 27,40,000 लोगों के पास बिहार में पासपोर्ट है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 13 करोड़ की आबादी में, 10 करोड़ की आबादी भी अगर हम मान लें, 10 करोड़ की आबादी में 27,40,000 लोगों के पास पासपोर्ट है, तो आप अंदाजा लगाइए कितने % लोगों के पास पासपोर्ट है। 2.4 मेरे पास है,
मेरे पास है। 2.4%। जी मैं मेरे पास है, हमारे भाई के पास है, हमारी बहनों के, हमारे घर में सबके पास है, लेकिन कितने परिवारों के पास नहीं है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसको मान्यता दी गई, चुनाव आयोग इसको मान्यता दे रहा है। और जब लोग आवासीय बनवाने के लिए जा रहे हैं तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इतने आवेदन आ गए हैं, ये जो है सुनिश्चित करेगी सरकार कि सही लोगों को जो है आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएं। अब आप ये बताइए, ये जो कह रहे हैं रोहिंग्या, बांग्लादेशी, और ये बार बार क्यों उठा रहे हैं? सम्राट चौधरी उठा रहे हैं, विजय सिन्हा उठा रहे हैं, भाजपा के तमाम नेता। क्या आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है इनको फिल्टर करने का? और 11 सालों से आपकी सरकार है देश में, 20 सालों से आप बिहार में बैठे हैं, आपके पास क्या ऐसा मैकेनिज्म है कि आप ये पहचान लेंगे? और कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो जाली नहीं बना सकते हैं? आप बताइए। मैं आपका आवासीय प्रमाण पत्र अभी मैं यहां बनवा दूंगा, 2 दिन का मुझे मोहलत दीजिए राजीव भाई। मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र मैं अपने पते पर यहां बनवा दूंगा, बन जाएगा। सेवा शुल्क देनी होगी, ये हर जगह का हाल है। तो आप कैसे ये तय करेंगे कि किसकी डॉक्यूमेंट सही है, किसके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, किसके फेक है? आप इसको कैसे तय करेंगे जब सारा बायोमेट्रिक डाटा बाई आधार आपके पास है और आप आधार को वैलिड नहीं कर रहे हैं, जो कि एक व्यक्ति का पूरा बायोमेट्रिक, आंख की पुतली है, अंगूठे का निशान है, वो सब आपके पास है। उसको आप जब मान्यता नहीं दे रहे तो आप दुनिया के किस डॉक्यूमेंट को मान्यता देंगे? आप कह रहे हैं पीपीओ लेकर के आओ, जमीन के कागज लेकर। भाई जो जमीन के कागज आप मांग रहे हैं वो भी तो आधार से बनते हैं। रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो आधार मांगेगा रजिस्ट्रार कि पहले आप अपना आधार लगाइए। पासपोर्ट बनाने जाएंगे आधार मांगा जाएगा, आवासीय बनाने जाएंगे आधार मांगा जाएगा। जो डॉक्यूमेंट आधार की बुनियाद पर बन रहे हैं वो मान्य है और आधार निराधार है। एक बात और मैं बताता हूं राजीव भाई, डीबी लाइव के दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा। अशोक लवासा साहब एक चुनाव आयुक्त हुआ करते थे जी। बीच में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने वीआरएस ले लिया, पद से इस्तीफा दे दिया था। और अशोक लवासा साहब का भी बयान आया है इस पूरे एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो बिहार में चल रही है कि यह संभव नहीं है, यह इम्प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। ओपी रावत का भी आया। जी रावत का तो भी इस आया। बात जी राजीव भाई, तो इस बात से और शंका प्रबल होती है कि कहीं अशोक लवासा जैसे लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी हो और उन्होंने चुनाव आयोग को संघ कार्यालय में तब्दील करने की जो साजिश चल रही है या जो परियोजना चल रही है उसमें अपने आप को हिस्सेदार बनने से रोक लिया हो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर के, इसलिए वो बाहर हो गए जी। इस बात की शंका और प्रबल होती है कि आज उनका बयान आ रहा है, जो व्यक्ति अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कतार में खड़े थे उनका ये बयान उन्होंने छोड़ दिया। लोग तो पोस्ट रिटायरमेंट एस्टैब्लिशमेंट के लिए कवायद करते हैं कि हम जब रिटायर हो जाएंगे तो हमको किसी आयोग का सदस्य बनाया जाए, गवर्नर बनाया जाए, और जो व्यक्ति की इसको प्रमोशन हो के सीईसी बनना है वो व्यक्ति पद छोड़ देता है। तो इस बात को और बल नहीं मिलता है क्या कि चुनाव आयोग आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन गया है? और बार बार ये भाजपा के लोगों की तरफ से जवाब क्यों आ रहे हैं? राहुल गांधी लेख लिखते हैं तो फडणवीस साहब का जवाब क्यों आता है? बिहार में विपक्ष चुनाव आयोग से सवाल कर रहा है तो बैठ करके संजय जायसवाल और सम्राट चौधरी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? रविशंकर प्रसाद क्यों बयान दे रहे हैं? जी बड़ा सवाल यह है राजीव भाई कि आप ये जो आज का जो बंद है, इस बंद ने कम से कम एक नैरेटिव को एस्टैब्लिश कर दिया है बिहार के अंदर में, बिहार की गरीब जनता में खास के मैं ये कहूंगा। और एक बात और मैं बहुत जरूरी बात आपको बताना चाहता हूं, हम लोग जिस आशंका को व्यक्त कर रहे हैं कि गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का नाम काटा जाएगा, आज बिहार बंद में सड़कों पर बहुत बड़ी संख्या में सवर्णों की आबादी, सवर्णों के युवा भी सड़क पर निकले हैं। जो गरीब सवर्ण है उनको भी ये लग रहा है कि उनका नाम कट जाएगा। तो अब ये जाति और धर्म से ऊपर उठ करके एक व्यक्ति का जो अपना नागरिक होने का जो अधिकार बोध होता है एक देश के अंदर में, उस पर शंका जो गहरा रही है, उस पर जो बार बार उनको जो ये लग रहा है, वो अविश्वसनीयता जो पैदा हो रही है, उसको लेकर के जनता में बहुत ज्यादा चिंता है। और इस चिंता के केंद्र में चुनाव आयोग वाया भारतीय जनता पार्टी है। आप चुनाव आयोग के खिलाफ जो गुस्सा है उससे अपार्ट नहीं है भारतीय जनता पार्टी, इंक्लूडेड भारतीय जनता पार्टी, जनता के बीच में बहुत गुस्सा है। जी प्रशांत जी क्या कहेंगे? देखिए सुनील जी ने और आपने जो बात कही है, ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण ना ये संवैधानिक शब्दावली है, ना संसदीय है, ना कानूनी है। ये विशुद्ध रूप से नाजी
मानसिकता को दिखाती है कि शुद्धिकरण आप कर रहे हैं, कि आप जो है नस्ल के आधार पर तय कर रहे हैं। शुद्धिकरण का क्या मतलब हुआ? शुद्धिकरण का मतलब नस्ली है, रेसिज्म है। जो काम हिटलर कर रहा था वो आप कर रहे हैं, और उसकी मंशा भी साफ दिख रही है कि जो जनता के पास उपलब्ध डॉक्यूमेंट है उसको आप नहीं मान रहे हैं। मान लीजिए कि आप यात्रा कर रहे हो, रेलवे में टीटी आपका टिकट चेक करने आए और वो कहे टिकट नहीं दिखाओ, मुझे इनकम टैक्स रिटर्न दिखाओ अपना, वरना हम आपको फाइन लगा देंगे। ये कोई बात होगी? ये शैक्षणिकपूर्ण फैसला है कि जो जनता के पास उपलब्ध है वो हम नहीं मानेंगे, हमको वो ला के दो। ये तो कोई इस तरीके से न देश चलता है, न संविधान और कानून सम्मत जो है प्रशासन चलता है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, देखिए, चुनाव आयोग सर्विस प्रोवाइडर है, वो जनता के सेवक हैं संविधान के तहत। उनको यहाँ के जनता, यहाँ भारत का कानून, भारत के संविधान के तहत चलना पड़ेगा। वो वायसराय नहीं है। उनका जो जिस तरीके सोशल मीडिया पे बिहेव कर रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, वो वायसराय की तरह बिहेव कर रहे हैं कि वो मुहर लगा रहे हैं कि ये मिसलीडिंग है। पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का बयान कैसे मिसलीडिंग होगा? वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन ले रहे हैं, आप उनके रास्ते में आपके ऊपर भी बयान देंगे। अब आप कहेंगे कि जो जनता सड़कों पे है ये सब देशद्रोही, इनके काम काट दो। कल आप ये भी कह सकते हैं कि इनके सबकी कैमरे में फोटो और सीसीटीवी कैमरे निकालेंगे, इन सब के नाम काट देंगे। तो ये आप वायसराय बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगी, और इनको भी और इनके हुक्मरानों को भी। दूसरा देखिए, ये जो फैसले हैं ना जिस तरीके के, इनको कहा जाता है एसी रूम डिसीजंस। ये एसी रूम में बैठ कर लिए गए फैसले हैं। कोई तिकड़म बैठाई है कि किस तरीके से लोगों को बाहर करो और एक कस्टमाइज वोटर लिस्ट बनाओ, और जो बार बार ट्वीट करके परसेंटेज बता रहे हैं कितने परसेंट फॉर्म आ गए क्रिकेट स्कोर की तरीके से, ये बेसिकली कल सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा जाएगा उसमें बताने के लिए बता रहे हैं। लेकिन आज बिहार में जो हुआ है वो बीजेपी के लिए भी चिंताजनक है, नीतीश कुमार के लिए भी चिंताजनक है, और जो साथ में और लोग खड़े हैं उनके लिए भी चिंताजनक है। और जो वहाँ 3-4 वो पार्टियां हैं जिनको बी टीम भी कहा जाता है, उनके लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं इस पूरे प्रदर्शन में। तो एक नए प्रकार का ध्रुवीकरण, एक नया मुद्दा बिहार में आज से आ गया, जो बाकी सब मुद्दों से भारी है, क्योंकि ये बिहार के लोगों का अस्तित्व का सवाल है। अभी शाकिब साहब बात कर रहे थे कि इसमें सवर्ण लोग भी शामिल हैं, उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो बिहार के बाहर है, नाम तो उनके भी कट रहे हैं, और वो प्रभावशाली लोग हैं। उनके फोन पे और सोशल मीडिया पे सब पे बात होती है अपने घर मोहल्ले और दोस्तों से, और उन सब के नाम कटेंगे। उसमें तमाम सारे लोग, मैं कहूँगा लगभग आधे लोग ऐसे होते हैं जो रहे तो दिल्ली में रहे, मुंबई में रहे, लेकिन चुनाव के वक्त वो जाते हैं मतदान देने। और बिहार की राजनीति में काफ़ी उनकी दखल रहती है, काफ़ी ऑब्जर्व करते हैं, तो उनका भी पीछे से हाथ तो उनका भी है सब समर्थन में। तो आज से एक नया मुद्दा, एक नए प्रकार का ध्रुवीकरण बिहार में हम देख रहे हैं। अब इसको बीजेपी और चुनाव आयोग को मिलकर इसको सोचना है कि इसको कैसे वो डील करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, कैसे देखते हैं आप यहाँ से? एक तरफ बिहार में जो आज हुआ उसको हम लोगों ने देखा पूरा, उस पर हम लोग विश्लेषण कर भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब कल एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है। सड़क और कोर्ट, अदालत के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने, खासकर कांग्रेस की जो लीगल टीम है,
उसने आज एक धुआंधार बैठक की है। कल उस पर अभिषेक मनु सिंघवी किस ढंग से अपनी दलीलें पेश करेंगे, इन सब पे वहाँ पर बातचीत हुई है। राहुल गांधी भी उस मीटिंग में थे, पटना से लौट के सीधे उस मीटिंग में राहुल गांधी पहुँचे। ये सारी बातें, ये खबरें आई हैं, वो आप तक हम रख रहे हैं। और यानी वहाँ पे भी, अदालत में भी कोई कोर कसर छोड़ने की नौबत ना आए, ये यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। इसको कैसे देखा जाए, जिसकी ज़रूरत हम लोग हमेशा जो चर्चा करते रहे हैं कि सड़क पे, अदालतों में, संसद में, हर जगह आपको अपने प्रतिरोध के स्वर को मजबूत करना होगा। यहाँ पे कुछ वो दिखाई दे रहा है कि जो बातें हम लोग करते रहे हैं सुनील जी, उसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए और आज के इस पूरे घटनाक्रम से आपको क्या लग रहा है? नहीं, सर्वोच्च न्यायालय तो इसके पहले भी एक स्पष्ट सीमा रेखा खींच चुका है निर्वाचन आयोग के लिए। निर्वाचन आयोग कह चुका है, सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि निर्वाचन आयोग नागरिकता निर्धारित करने की संस्था नहीं है। वह किसी भी व्यक्ति से नागरिकता संबंधी अभिलेख नहीं मांग सकती। वह किसी को मनमाने तरीके से उसकी नागरिकता समाप्त करने का आदेश नहीं जारी कर सकती। ये बाकायदा 1995 का आदेश है। 1.5 लाख लोगों को इसी निर्वाचन आयोग ने मुंबई में मतदाता सूची से बाहर कर दिया था, उसको नहीं माना। तो जो संवैधानिक जो स्थिति है, अगर आप निर्वाचन आयोग की, या अगर आप उससे परे जाके काम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको कानूनी राहत नहीं मिलने वाली। कानूनी राहत नागरिकों को मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय में जो ये निर्वाचन आयोग अपने आप को साबित नहीं कर पाएगा, संभव नहीं उसके लिए। और जो हम लोग बार बार कर रहे हैं, ये मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं है, ये नई मतदाता सूची बनाने की कोशिश है। पुरानी कोई मतदाता सूची नहीं है राज्य में। अब एक नई मतदाता सूची बनाई जाएगी। आपने 2003 का आधार ले लिया। क्यों ले लिया 2003 का आधार? 2003 के बाद आप कितने चुनाव करा चुके हैं? 2015 का चुनाव कराया, 20 का चुनाव कराया, 14 का चुनाव कराया, 19 का चुनाव कराया, 24 का चुनाव कराया। ये कौन लोग थे? ये आपने क्यों मतदान होने दिया? अगर आप एक शुद्ध मतदाता सूची के प्रति आपका इतना ही आग्रह है तो आपने ये निर्वाचन क्यों होने दिए? और मैं मान लेता हूं कि शुद्धता की जो शुद्धता के प्रति जो आस्था ज्ञानेश कुमार जी की है, हो सकता है कि अन्य लोगों की न रही हो। तो जब से ज्ञानेश कुमार जी मौजूद है निर्वाचन आयोग में, तब से कितने चुनाव हो चुके हैं? एक बार ही एक होते कि नहीं अशुद्ध मतदाता सूची में चुनाव हो रहा है। आप नई मतदाता सूची लिखने की कोशिश कर रहे हैं जो एकदम तर्कसंगत नहीं है जी। दूसरी चीज कि आप मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया है। मतदाता सूची में लोगों के नाम जोड़ने या घटाने की एक प्रक्रिया बाकायदे निर्धारित है। वो अपनी तरह से आप नहीं बना सकते। आज तक मेरा नाम अगर मतदाता सूची में है तो मैं फॉर्म लेके कहीं नहीं गया हूं, बीएलओ मेरे घर पे आया है। अगर कोई संशोधन कराना हुआ तो वो मुझे मतदान केंद्र पे मिला है, चुनाव के समय हमने उसको दे दिया। आज आप क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक नागरिक साबित करें। और जो भी प्रशांत जी ने कहा कि अगर कोई रेल का यात्री है, अगर आप उससे टिकट मांग रहे हैं तो उससे कहिए कि नाम आप आईटी रिटर्न दिखाइए। क्यों दिखाएं? हम ये आकलन करेंगे कि आपके पास टिकट खरीदने की हैसियत है कि नहीं है। फिर आप कहेंगे कि साहब हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाइए कि आप यात्रा करने लायक हैं कि नहीं है। फिर आप एक शपथ पत्र दीजिए कि जो जहां तक आप टिकट लिए हैं उसके आगे आप नहीं जाएंगे। अरे क्या तरीका है ये? जो मन आएगा सो करने लगेंगे आपका काम केवल है कि आप ये देखिए कि और आपने कहा कि जमीन का भी लिख दीजिए। कितने % लोगों के पास जमीन है? और मान लेता हूं कि 100% अधिकांश लोगों के पास जमीन है बिहार में। एक आदमी भी अगर भूमिहीन है तो उसका मताधिकार कैसे छीन सकते हैं आप? भूमिहीन को मतदान करने का अधिकार नहीं होगा जी। जो मजदूर है उसको मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। किसने तय कर दिया इसको? आप जमीन के अभिलेख के आधार पर मतदाता सूची में नाम करेंगे या उसके नागरिकता को तय करेंगे? और जो बात कही जा रही है, जन्म प्रमाण पत्र का सवाल नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र तो बनवा सकते हैं आप, जन्म स्थान का प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे आप? ये कौन देगा? और जो व्यक्ति 1989 में पहले पैदा हुआ है उसका तो असंभव है। आज का भी ग्राम प्रधान, आज का भी सेक्रेटरी, आज का भी आशा बहन, आज का भी सचिव, आज का बीडीओ, आज का एसडीएम कोई लिख के नहीं देने वाला है कि आप यहां पैदा हुए।
और ये जितनी संस्थाएं बनी हैं उनको डोमिसाइल जारी करने का अधिकार है, निवास प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है। और चूंकि निवास प्रमाण पत्र भी 6 महीने से ज्यादा वैध नहीं होती है, कोई परमानेंट डोमिसाइल नहीं बनती किसी की। डोमिसाइल की वैधता केवल 6 महीने के लिए है और किसी खास पर्पज से बनती है। वो ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि आपने एक बार बनवा लिया तो हमेशा आपके लिए लागू रहेगा। उसकी वैधता केवल 6 महीने है और विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। सरकार ने प्रावधान ही नहीं किया कि निवास का प्रमाण पत्र आपके लिए अस्थायी हो। आधार कार्ड में आप एक नंबर अपना पता देंगे और उस पते के बारे में आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देंगे। आप पासबुक दे देंगे, बिजली का बिल दे देंगे, ITR दे देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस दे देंगे, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देंगे जिससे जो आपके दावे को सपोर्ट करता। जमीन का अभिलेख कैसे मांग सकते हैं आप? और अगर आप जमीन का अभिलेख मान रहे हैं तो जिन लोगों के पास, जिनके अभिलेख आपके पास है, क्योंकि डिजिटाइजेशन तो आप कर चुके हैं, उनका नाम पहले घोषित कर दीजिए कि इतने लोगों के अभिलेख मेरे पास ऑलरेडी है। 8 के 8 करोड़ लोगों से आप फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? ये कौन सा तरीका है ये? क्यों आप पूरे नागरिकों को, पूरे मतदाताओं को आप लाइन में लगा देंगे? तो आप, कोई नहीं कहेगा, इस देश का एक नागरिक नहीं कहेगा कि जो एलिजिबल मतदाता नहीं है वो मतदाता सूची में रहे। लेकिन जो ऐसे मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर रखने के लिए आज सबको के सबको लाइन में लगा दे, इसका कोई समर्थन नहीं करेगा। और जो काम निर्वाचन आयोग का है, जो ये काम निर्वाचन आयोग का घर घर जाकर के पता करना है कि यह व्यक्ति यहाँ रहता है, नहीं रहता है, इसकी उम्र है, नहीं है, वो तमाम लोगों से पूछता है, वो अपनी रिपोर्ट लगाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर ये है, कोई फर्जी का डॉक्यूमेंट दे देगा तो आप मान जाएंगे? आपकी अपनी रिपोर्ट होती है कि तमाम अपने इंडिपेंडेंट सूत्रों से उसे जानकारी कि हाँ, इनका जो दावा है वो सही है, इन्होंने जो अभिलेख दिए हैं वो सही है। अभिलेखों को क्रॉस चेक करने की प्रक्रिया क्या अपनाएंगे आप? और ऐसे अभिलेख आप मांग रहे हैं जो कहीं बनते ही नहीं थे। आज से 2025 में हम लोग बात कर रहे हैं, 20 साल पहले जो पैदा हुआ होगा, जो मतदाता नया बनेगा, उसका तो समझ में आती है कि चलिए उसका बन जाएगा। बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मतदाता जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया, जगह इसके संस्थान खोल दिए गए, इसकी प्रक्रिया निर्धारित की गई। लेकिन ये 1989 में कौन था? और निर्वाचन की मतदाता सूची तैयार करने के लिए नागरिकता साबित करने की प्रक्रिया कैसे शुरू कर सकते हैं आप अपने नागरिकों की पहचान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी सुनील जी, बिल्कुल। लेकिन आप मतदाता सूची के साथ कैसे प्रक्रिया को चला सकते हैं और निर्वाचन आयोग कैसे उसमें भागीदार हो सकता है? जी बिल्कुल। जी आपको रोकना चाहूंगा जरा। आदित्य ठाकरे, बिहार की बात, लेकिन कैसे विपक्ष जो है वो एक दूसरे का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। आदित्य ठाकरे ने, उनसे जब पूछा गया बिहार के इस घटनाक्रम पर, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। राहुल गांधी बिहार में है, राहुल गांधी बिहार में है, भारत बंद का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी दौरान, उनके प्रोटेस्ट के दौरान इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। तो और क्या कहें? इलेक्शन कमीशन भाजपा के दफ्तर में काम करता है। इलेक्शन कमीशन हमारे देश में जो प्रथा, परंपरा, प्रतिष्ठा चलती आई है चुनाव की, उसी की धज्जियां उड़ा रहा है। इलेक्शन कमीशन भाजपा के ऑफिस से ही सारे ऑर्डर्स लेता है। इलेक्शन कमीशन ने हमारे पार्टी को चुराने के लिए भाजपा को मदद की है। जिस इलेक्शन कमीशन ने हमारे संविधान का अपमान किया है, जिस इलेक्शन कमीशन ने हमारे लोकतंत्र का अपमान किया है, धज्जियां उड़ाई है, क्या उनकी आरती करें हम? कन्हैयालाल साहू की जो हत्या हुई थी जयपुर में, उसके बाद उदयपुर फाइल से जो फिल्म बनी है, उस पर कई आपत्ति, कई मुस्लिम संगठनों उठाई थी, कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने रिलीज पे परमिशन दे दी है। इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैंने देखा नहीं है इसको, तो देखना पड़ेगा। कन्हैयालाल साहू की हत्या का मामला नहीं, मुझे जानकारी नहीं, तो उस पर तो सुन लिए, यहाँ पर जवाब दे रहे थे सीधे सीधे कि आखिर कहें और क्या कहेंगे। जब भाजपा का आप उसके साथी हो गए हैं तो कहेंगे क्या। यहाँ पर खुले तौर पर ये एक साथ आते हुए, और भले आप बिहार में रहें ना रहें, लेकिन जो घटनाक्रम है ये प्रभावित कर रहा है सब जगह, चाहे वो बिहार हो, चूँकि बिहार में चुनाव है और उससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव, और उसको झेला है विपक्षी दलों ने, वहाँ के महाविकास अघाड़ी ने। इसलिए भी ये बयान, आदित्य ठाकरे का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा कमेंट जल्दी से चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए ओवरऑल अब कल का इंतजार? कल अगर इस पे सुनवाई होगी तो अभी से मैं कह रहा हूं कि अगर सुनवाई कल होती है
या तो पहले नोटिस, हालांकि कहा गया है क्या अमलेंदु जी सुनवाई होगी तो लाइव, बिल्कुल लाइव कवरेज जो सुप्रीम कोर्ट के एक एक दलील आप तक हम पहुंचाएंगे, वादा रहा। जितने बजे से सुनवाई होगी उतने बजे से हमारे साथी लगातार उधर पटना और बिहार के दूसरे क्षेत्र में अब जाएंगे, समीर जी वहां से भी, और कोशिश करेंगे कुछ बीएलओ से मिलने की। तो समीर जी और कुछ राजनेताओं के इंटरव्यू भी हम जल्दी आप तक पहुंचाएंगे। समीर जी बिहार में हैं, अमलेंदु जी। एक तो राजीव जी, कल जो सुनवाई होनी है, चूंकि जस्टिस धूलिया जो थे वो जब सुनवाई कर रहे थे याचिकाओं पे, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि ये मामला ये नहीं है कि सब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो इसलिए इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सुनवाई होगी। नोटिस चुनाव आयोग को इशू कर दिए गए हैं पहले ही, तो 10 तारीख को यानी कल जो है वो उस पर बहस होनी है, चुनाव आयोग को आना है। अब जो चुनाव आयोग करेगा शातिर पना राजीव जी, वो ठीक उसी तरीके का होगा जिस तरीके का इन चुनाव आयुक्तों के खिलाफ याचिका गई थी, और उससे पहले ही एकदम से जाकर पहले शपथ दिला दी गई। उसके बाद फिर जो था वो वकील साहब चुनाव आयोग के वहां खड़े हो गए कि हाँ अभी हम पे समय नहीं है, इसको बाद में दे दीजिए। तो कल चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील साहिबान होंगे वो समय लेने की कोशिश करेंगे ताकि कल इस पर सुनवाई ना हो पाए। पहला प्रयास उनका ये होगा। दूसरा प्रयास ये होगा, ये बताया जाए कि साहब 60% से ज्यादा तो हम कर चुके, अब तो पैसा खर्च हो गया है और नुकसान हो जाएगा, तो पूरी प्रक्रिया को हो जाने दीजिए। तो सवाल ये है ही नहीं कि आपने कितना खर्च कर दिया, क्यों कर दिया। अगर आपने कोई असंवैधानिक काम किया तो आपने पैसा खर्च क्यों कर दिया। फिर दूसरी तरफ से ये भी बात हो सकती है साहब, अगर इन्होंने असंवैधानिक काम किया है और इस पर पैसा खर्च कर दिया, तो ज्ञानेश कुमार जी की और जो बाकी 2 चुनाव आयुक्त हैं इनकी अपनी तनख्वाह से ये पैसा भी वसूल किया जाए। दूसरी तरफ से ये मांग हो सकती है, क्योंकि आपने अगर असंवैधानिक काम किया है तो उस असंवैधानिक काम के लिए आपने अगर पैसा खर्च कर दिया आम जनता का, तो उसकी वसूली तो होगी फिर। तो कल बहुत सारे मोर्चे खुल सकते हैं। तो कल राजीव जी सुप्रीम कोर्ट पर हम लोगों की नजर रहेगी। मुझे लगता है कि सुनवाई निश्चित तौर पर होगी, हालांकि चुनाव आयोग कोशिश करेगा कि किसी तरीके से तारीख मिल जाए, ये चुनाव आयोग की एक रहेगी कोशिश। लेकिन आज बिहार से जो संदेश मिला है वो साफ संदेश है कि चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का मुकद्दम जो है नहीं बनने दिया जाएगा। ये जनता ने साफ संदेश दे दिया है, विरोध होगा जबरदस्त। जी, विरोध होगा, जबरदस्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, चूंकि आप उस समय अपनी बात रख रहे थे, क्लोज कीजिए जल्दी से। इस पूरे प्रकरण का जो सबसे घातक पक्ष है वह है निर्वाचन आयोग की घटती हुई विश्वसनीयता। जी, सबसे बड़ा सवाल है यह, इस आयोग के माध्यम से हम सरकार बनाते हैं, इस माध्यम से हम गवर्नेंस को चुनते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को लागू करने, संचालित करने, प्रभावी तरीके से उसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी जिस संस्था के ऊपर है, अगर उसको लेकर के लोगों के मन में संदेह हो जाएगा। ये आदित्य ठाकरे का जो बयान है सामान्य बयान नहीं है कि क्या हम उसकी पूजा करें, यह अविश्वसनीयता की हाइट है। और ये निर्वाचन आयोग के लिए एक तरह का संदेश है ये, कि जिस निर्वाचन आयोग के एक एक आदेश को लोग एकदम रिलीजियसली फॉलो करते हैं, उस आयोग के निर्णय को लेकर के अगर लोगों के मन में इस हद तक अविश्वास की स्थिति बन जाए, होगा क्या, किस तरह का काम कर रहे हैं। और अपनी विश्वसनीयता को, हाल के दिनों में सही है कि पिछले 1 दशक से निर्वाचन आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खोई है। अभी लवासा साहब का नाम लिया था साकिब साहब, लवासा साहब इस्तीफा देके चले गए और आज तक नहीं बताया गया कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। एक दूसरे गोयल साहब इस्तीफा देके चले गए जो कुछ दिन पहले ही बनाए गए थे निर्वाचन आयोग से, उनके बारे में आज तक नहीं बताया गया कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दे दिया। तो निर्वाचन आयोग को लेकर लोगों के मन में जो संदेह है और यह बढ़ती हुई अविश्वसनीयता कितनी खतरनाक है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज लोगों ने, आज बिहार के सड़कों पर उतर के लोगों ने बताया कि किस तरह का संतोष पड़ रहा है, किस तरह के भय लोगों के मन में व्याप्त है कि जिस संस्था का, जिस संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी लोगों के मताधिकार को सुरक्षित करने की थी, प्राप्त मताधिकार के उपयोग के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने की थी, इस मताधिकार को लागू करने के लिए अगर कोई व्यवधान खड़ा कर रहा है, उन लोगों से निपटने की जिम्मेदारी जिस आयोग के पास थी, वह आयोग मताधिकार की छीनने की कोशिश कर रहा है। ये लोगों में भावना बनते चली है। ये छोटा सवाल नहीं है, ये केवल राजनीतिक दलों का सवाल नहीं है। यह इस देश में संवैधानिक व्यवस्था के चलेगी या लोगों के मन में इस तरह की नाराजगी पैदा होगी, बड़ा सवाल है। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बड़ा सवाल है। कल 2 जजों की बेंच, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जॉय माल्या
बागची, इन दोनों की बेंच कल सुनवाई करेगी। ये खबर आ चुकी है। कल इस बेंच पर ये दोनों जजों की बेंच इसी मामले की SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्टोरल रोल का है यानी वोटर लिस्ट का है, उस पर सुनवाई कल होगी। जितने बजे से भी सुनवाई होगी, सुनवाई में जजों के सामने दोनों पक्षों के वकील कौन सी दलील पेश कर रहे हैं, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे जैसे पहले पहुंचाते रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये, न सिर्फ बिहार के लिए, बिहार के SIR के लिए, बल्कि इस देश